नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यक्रम चर्चा में आपको स्वागत है। मैं हूं दिलशाद। दुनिया जानती है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है, लेकिन हम बेहतर जानते हैं कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक और अवध से लेकर बुंदेलखंड तक इतनी विविधताएं, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत और न जाने कितनी परंपराएं उत्तर प्रदेश अपने आप में समेटे हुए है। चाहे प्रभु श्री रामचंद्र जी हो, श्री कृष्ण जी हो, शिव जी हो या भगवान गौतम बुद्ध, सबकी तपोस्थली, कर्मस्थली, जन्मभूमि और उनकी निशानियां, उनकी विरासतें हमारे पास उत्तर प्रदेश में हम समेटे हुए हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि अपने गौरव को दुनिया के सामने रखने के लिए हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट तक सीमित मात्रा में थे कि हम विदेश में रहने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सीधे अपनी धरती पर बुला सके। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी, तो उसने जहां एक तरफ पश्चिमी यूपी को दुनिया से जोड़ने की एक रास्ता साफ कर दिया, वहीं दूसरी तरफ जब ये एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा तो उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे। तो आखिर क्या जरूरत है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स की, क्या महत्व है इन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स के, और क्या एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स या किसी भी तरह के एयरपोर्ट्स आने से किस तरह के विकास के पंख लगेंगे उत्तर प्रदेश को। ऐसी तमाम बातें विस्तार से समझने जानने के लिए सबसे पहले हम आपके सामने एक रिपोर्ट पेश करेंगे, फिर बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पेश है ये रिपोर्ट। पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन रहा। खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने आज ख्वाब को हकीकत में बदलते देखा। जेवर में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, वैसे ही उत्तर प्रदेश देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने प्रदेश के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बहुत बड़ा लाभ दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को होगा। उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान रोजगार के हजारों अवसर बनते हैं। हवाई अड्डे को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हजारों लोगों की आवश्यकता होती है। पश्चिमी यूपी के हजारों लोगों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए रोजगार भी देगा। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। रैपिड रेल कॉरिडोर हो, एक्सप्रेस वे हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो, पूर्वी और पश्चिमी समंदर से यूपी को जोड़ने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ये आधुनिक होते उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन रहे हैं। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में और केंद्र में पहले जो सरकारें रहीं, उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया। उसका एक उदाहरण है ये जेवर एयरपोर्ट भी। 2 दशक पहले यूपी की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था, लेकिन बाद में ये एयरपोर्ट अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही उनकी खींचतान में उलझा रहा। यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बाकायदा
चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदा सरकार के लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि प्रोजेक्ट्स अटके और भटके नहीं और तय समय के भीतर ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा किया जाए। यदि प्रोजेक्ट पूरा करने में देरी होती है तो जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि आज देश में 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तेजी से काम चल रहा है। यही सशक्त भारत की गारंटी है। डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता से यूपी में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। भारत के उज्जवल भविष्य की एक जिम्मेवारी है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट अटके नहीं, प्रोजेक्ट लटके नहीं, प्रोजेक्ट भटके नहीं। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि तय समय के भीतर ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा किया जाए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के नागरिकों ने एक बदलते हुए भारत को देखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत को बनते देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना पूरी की है। जेवर एयरपोर्ट से पश्चिमी यूपी का तेजी से विकास होगा। योगी आदित्यनाथ ने उन 7,000 किसानों को धन्यवाद दिया जिन्होंने बिना किसी विवाद के अपनी जमीन खुदा कर दी। यहाँ के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहाँ की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई दूंगा उन 7,000 से अधिक किसानों का जिन्होंने बिना किसी विवाद के जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन स्वयं मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में आकर के उपलब्ध करवाया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का काम 2024 तक पूरा हो जाएगा। 6,200 हेक्टेयर इलाके में बन रहे इस एयरपोर्ट में 5 रनवे और 2 टर्मिनल होंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए लगभग 34,000 करोड़ का निवेश आने की संभावना है। इस एयरपोर्ट से आने वाले समय में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद समेत कई क्षेत्रों में विकास होगा। साथ ही लगभग 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर दूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। तो नोएडा में राज्य के 5वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद आज हम कह रहे हैं कि यूपी विकास की उड़ान। और इस पर बात करने के लिए जो हमारे साथ खास मेहमान हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राजीव बाजपेयी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा ब्रजेश मिश्र जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। और हमारे साथ राजकुमार सिंह जी जुड़े रहेंगे चर्चा में, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव भी हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। आप सबका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास जाने से पहले हम चाहते हैं कि आप लोगों के विचार सामने आए ताकि उनकी प्रतिक्रिया हम बाद में ले सकें कि क्या कुछ नजारा रहा। तो शुरुआत में अगर आप हमें बता सकें कि ये इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब, शुरुआत में ही ये बात पूछे ले रहे हैं आपसे,
ये जो कार्गो हब की बात कही जा रही है, तो इसका क्या मतलब है, क्या इसके मायने समझे हम? दिलशाद जी, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो ये बनेगा, तो उसके पीछे बहुत चीजें छिपी हुई हैं। आप देखिए, अपने यूपी में बहुत चीजें हैं जो कि उत्पादित होती है। मान लीजिए सहारनपुर है, बरेली है, रामपुर है, आसपास के तमाम इलाके हैं। दिल्ली में भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। नोएडा तो हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर का हब ही है। सारी चीजें, कंप्यूटर का बड़ा काम होता है सारी चीजों का। तो उन चीजों को ले आने के लिए एक माध्यम अभी तक केवल सड़क मार्ग था और ट्रेन थी जी। अब इन सब चीजों की वजह से जो है वो सप्लाई, आज भले ही अभी आधारशिला आज रखी गई है, मगर 2 साल में चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो जिन चीजों के लिए आदमी को फटफटाना पड़ता है, जो उत्पादक है उनको परेशान होना पड़ता है, उनके लिए घर बैठे चीजें मिल जाएंगी। और इंटीग्रेटेड कार्गो यही है कि भाई हर चीज का वहां से जो है वो सप्लाई हो सकेगी। एक आधारभूत ढांचा खड़ा कर दिया है और किया जाएगा पूरा। इसमें हजारों लोग जुड़ेंगे। तो चाहे जिस तरीके से हो, वो चीजें सप्लाई होती रहेंगी। और जो एक्सप्रेस वे वगैरह है, सारी चीजें हैं, तो उनके माध्यम से जो है वहां तक चीजें अपने आप पहुंचेंगी। ठीक है राजू जी, जो हम ये चाह रहे हैं कि शुरुआत में छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेते हुए चले, ताकि जो टेक्निकल बातें, क्योंकि सुबह से ही आज हमारे दर्शक समाचारों में ये बात सुन रहे हैं कि राज्य को 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल रहा है। ब्रिजेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो एक टेक्निकल वर्ड सुनने में आ रहा है कि ये पूरी तरह से देखा जाए तो उत्तर भारत का लॉजिस्टिक प्रवेश द्वार होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके मायने अगर आप समझा पा रहे हैं कि ये लॉजिस्टिक प्रवेश द्वार क्या है और ये उत्तर भारत के लिए कैसे होगा? विकास के लिए जो आवश्यक मूलभूत जरूरतें होती हैं किसी प्रदेश की, उसमें बहुत कुछ शामिल होता है। वो बड़ी जटिल आवश्यकताएं होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको कारखाने खोलने हैं तो उनके लिए कच्चा माल चाहिए। अब हम जेवर एयरपोर्ट की अगर बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि बहुत पहले यमुना एक्सप्रेसवे बनी थी, वो इसके काम आएगी। बाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनी, वो इसको ये काम आएगी। और अब इसका पारेषण लखनऊ से सुदूर पूरब की तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसका माध्यम बनेगा। डिफेंस कॉरिडोर बना। तो ये जो लाइफ लाइन बन रही है प्रदेश की, ये प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर ले जाने का बड़ा महत्वपूर्ण और सशक्त कदम है। मैं समझता हूं कि आपको डिफेंस कॉरिडोर बनाना है जो कि बुंदेलखंड सेक्शन पर पड़ेगा, जो कि इसी एक्सप्रेसवे से निकल रही है। तो आपको डिफेंस कॉरिडोर के लिए बहुत जरूरी है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट हो। विकास के लिए कच्चा माल की ढुलाई सस्ती पड़ेगी, इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आएगी, गवर्नमेंट को हायर रेवेन्यू मिलेगा, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर बर्डन कम होगा। और आप ये देखिए कि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी। और ये प्रदेश चूंकि भारत का सबसे घनत्व वाला प्रदेश है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, तो निश्चित रूप से भारत देश को इस प्रदेश से बहुत अधिक एक तरह से आशाएं भी हैं। ठीक है ब्रिजेश जी, जरा सा इसको फिर से हम आपसे पूछ रहे हैं। दरअसल कार्गो हब बात हमको समझ में आती है, क्योंकि कार्गो तो ज्यादातर लोग समझते हैं। लॉजिस्टिक हब जो आप कह रहे हैं, आपने समझाया, हमें समझ में आया, लेकिन क्या हमारे दर्शकों की सरलता के लिए आप बता पाएंगे कि लॉजिस्टिक हब का सरल शब्दों में क्या मायने हैं? देखिए, लॉजिस्टिक का सीधा साधारण सा अर्थ है विकास के लिए आवश्यक कच्चा माल, कारखानों के लिए आवश्यक कच्चा माल, मशीनों की आपूर्ति, बड़ी मशीनों की ढुलाई, कच्चे सामान की ढुलाई, उनकी सस्ती उपलब्धता, शीघ्र उपलब्धता। और ये जो शीघ्र और सस्ती उपलब्धता है वो उद्योगपतियों को आकृष्ट करती है कि वो इस प्रदेश में निवेश करें। अगर हमारे संचार के माध्यम कमजोर होंगे तो कोई भी उद्योगपति उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाएगा। माफी के साथ, क्योंकि ऐसे तो बहुत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस नोएडा जेवर में जो बन रहा है, इसमें ऐसी क्या खासियत है? इसमें खासियत ये है कि ये लॉजिस्टिक ओरिएंटेड ही है। ये विशेष रूप से इसलिए बनाया जा रहा है, मैं आपको याद दिलाऊं कि एक फ्रेट कॉरिडोर, भारत देश में बहुत सारे फ्रेट कॉरिडोर बन गए हैं जो कि माल ढुलाई, जैसा अभी वाजपेयी जी ने चर्चा में कहा। तो ये फ्रेट कॉरिडोर आपके सक्सेसफुल तभी होंगे जब आपके पास सीधे जो है आसमान से आपको शक्ति मिले कि आप कच्चा माल वहां पर उतार सकें। अभी तक बड़े बड़े एयरपोर्ट जो होते हैं, अगर वो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए नहीं होते हैं तो नागरिकों के आवागमन के लिए होते हैं, तो वो हमारे देश में सामान्य संचार के प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लॉजिस्टिक ओरिएंटेड एक तरह से विशेष प्रकार का एयरपोर्ट हो जाता है, जो सिर्फ यही
काम करे कि वो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए लोगों को आकृष्ट करे उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत आसानी से हमने समझाया, यानी हमारे बात समझ में आ रही है कि इसका आकार इतना बड़ा है, क्षेत्रफल इतना बड़ा है, जिसकी वजह से ये सारी बातें सामने आई। राजकुमार जी सीधे आपके पास आ रहे हैं और शुरुआत में हम चाह रहे हैं छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं आती रहे। आपसे भी वही सवाल कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सबसे पहले तो मुबारक सबको कि शिलान्यास हुआ, आपके पास हम आ रहे हैं। तो इससे बताया जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है। आपकी निगाह में कैसे ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसे हम कह सकते हैं, क्या खासियत है इसकी? देखिए, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसलिए है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, और आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जो प्रपोज्ड प्लान है इस एयरपोर्ट का, उसके तहत 2024 के अंत तक एक रनवे और एक टर्मिनल शुरू हो जाएगा, लेकिन इसे पूरा होने का जो वक्त है वो 2050 तक। तो आप अंदाजा लगाइए कि इसलिए एशिया का ये सबसे बड़े, सबसे ज्यादा रनवे होंगे, सबसे ज्यादा टर्मिनल्स होंगे और सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। और एक और खास बात है कि ये पॉल्यूशन फ्री इसको बनाया जा रहा है, इस तरह की भी बात अभी सामने आ रही। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए भी, प्रदेश के लिए तो दिलशाद दी, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो कुछ साल पहले यहाँ पर रोड्स भी नहीं ठीक थे। लोगों को अपना सामान, खासतौर से कृषि उत्पाद ले जाने के लिए कितनी मुसीबत होती थी, चाहे वो जिला मुख्यालय या वो प्रदेश मुख्यालय तक। धीरे धीरे कैसे रोड्स विकसित हुए, आप देखिए इसी सरकार में भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, उसके पहले, उसके बाद आगरा एक्सप्रेस वे बना। तो कहते हैं ना कि अमेरिका को रोड्स ने बनाया, लेकिन अब सिर्फ सड़कों से काम नहीं चलेगा। अब हमारे पास एयर कनेक्टिविटी कितनी है, क्योंकि लोगों के पास अब समय नहीं है, इंतजार नहीं कर सकते कि 1 महीने तक ट्रक चल रहे हैं और धीरे धीरे सामान आ रहा। तो ये जो है समय बचाएगा, और समय बचाने के साथ साथ जो इंटरनेशनल, जैसे कि अभी बता रहे थे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी इसकी वजह से, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित तौर से जैसे आपने कहा सबको बधाई, तो मैं भी कहना चाहता हूँ पूरे प्रदेश, एक ऐसे प्रदेश के लिए जिसे बीमारू, जिसे पिछड़ा कहा जाता था कुछ वर्ष पहले तक, वहां पर देश ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। और जो लॉजिस्टिक हब, जिसकी बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कही कि ये लॉजिस्टिक हब है, और जिसे अभी समझाया हमारे एक्सपर्ट्स ने, तो ये पूरे नहीं कह सकते कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश और इसके अलावा एनसीआर, और आप देखिएगा जो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये जितने भी प्रदेश हमारे यूपी से जुड़े हुए हैं, उन सबको इससे बहुत बड़ा फायदा होने। जी राजकुमार जी, उत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा गया आज, प्रधानमंत्री के शब्दों में कहा जाए तो गेटवे ऑफ उत्तर भारत के कहा गया। तो हम अब सीधे हरीश श्रीवास्तव जी के पास आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, और हम आपके पास हरीश जी बाद में इसीलिए आए कि चूंकि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, जाहिर सी बात है राजनीति दिन भर चलती रहती होगी, लेकिन यहां पर चूंकि हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनकी सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। तो एक तरफ सारी बातें, अब आपके हिसाब से आप किस नजर से देखते हैं जो आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को मिला है, उसका शिलान्यास हुआ है? दिलशाद साहब, मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं कि उत्तर प्रदेश में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उन्होंने दिया, आज उसकी आधारशिला रखी, और जो उसका जो विजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात साफ की थी। अभी जो हमारे तीनों सहयोगियों से आप चर्चा कर रहे थे, तो आपने 2 सवाल बड़े ये कि भाई ये लॉजिस्टिक गेट कैसे कहा जाएगा, और इंटीग्रेटेड जो कार्गो की बात, जो सवाल आपने किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि जो शहर, जो महानगर समुद्र के किनारे बसे हैं, उनमें तो जो माल की ढुलाई है, जो आवागमन है, जो चाहे प्लांट मशीनरी हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, वो समुद्री जहाजों के मार्फत हो जाता है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश कहीं समुद्र के किनारे नहीं है, इसलिए इसकी जरूरत थी कि आप देखिए कि नोएडा के आसपास सहारनपुर में लकड़ी का बड़ा कारोबार है, मुरादाबाद में पीतल का बड़ा कारोबार है, नोएडा में ये आप समझिए कि रेडीमेड गारमेंट का एक बहुत बड़ा हब बन गया है, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, गुड्स हैं, उनका बड़ा हब बनता जा रहा है, उनके प्रोडक्शन का। इस तरह अलीगढ़ में अभी जो डिफेंस कॉरिडोर की 9 यूनिटों की पिछले बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने, तो उन्होंने 9
जो यूनिटें हैं डिफेंस कॉरिडोर की, अलीगढ़ नॉर्थ की, उसकी भी उन्होंने वो किया था, उनका जमीन आवंटित हो गई। तो इन सारे जो औद्योगिक जो इकाइयां बन रही हैं, इनके उत्पाद को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाने के लिए इस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बन रहा, जहां एक तरफ ये यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा होगी कि जो ये फर्स्ट फेज में जब इसका काम पूरा होगा 24 नवंबर तक, तो तब 1 करोड़ 2 लाख लोगों को ये साल भर यात्री यहाँ साल भर में यात्रियों का आवागमन हो सकेगा। इसके साथ ही 20 लाख टन की कार्गो की इसकी क्षमता होगी कि 20 लाख टन ये सामान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या देश के विभिन्न भागों में ये ट्रांसपोर्ट कर सकेगा। लॉजिस्टिक हब की, लॉजिस्टिक गेट की जो बात कही गई, क्योंकि नोएडा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, औद्योगिक विकास बहुत तेजी के साथ हो रहा है, तो मशीनरी है, प्लांट्स हैं और बहुत सारे जो उसके लगने वाले जो कल पुर्जे हैं, इन सब के लिए जो एयर कनेक्टिविटी की वजह से और लॉजिस्टिक हब होने में 20 लाख टन की जो माल की ढुलाई और सामानों की ढुलाई की सुविधा इससे प्राप्त होगी। और जब ये चौथे चरण को पूरा होगा तो 80 लाख टन की इसकी क्षमता होगी कि 80 लाख टन वजन के सामान जो उत्पाद हैं, चाहे औद्योगिक उत्पाद हो, चाहे कृषि उत्पाद हो, उनको वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या घरेलू बाजार हो, उनमें वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। हरीश जी बहुत से पॉइंट है। हरीश जी हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। यात्रियों के आवागमन की भी सुविधा होगी। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो आगरा एक टूरिस्ट का बड़ा स्पॉट है, वृंदावन टूरिस्ट का, मथुरा वृंदावन एक बहुत बड़ा टूरिस्ट का स्पॉट है। तो जो टूरिज्म की पोटेंशियल है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री जी कई बार इस बात पे चर्चा करते थे कि टूरिज्म की जो अपार संभावनाएं भारत में हैं, उन संभावनाओं के लिए लोगों को आवागमन की सुविधा हो, इसीलिए एयर कनेक्टिविटी। हरीश जी ये एक बड़ा सवाल है और इसको हम लेके आपके पास खास कराएंगे। हरीश जी उत्तर प्रदेश में अगर हरीश जी ये एक बड़ा सवाल है, पर्यटन की जो आप बात कह रहे हैं, हम इसको लेकर खासकर आपके पास आएंगे। हम चाह रहे हैं शुरुआत में बिंदुवार बात हो जाए, हम इसे खासकर लेके आएंगे क्योंकि जो टेक्निकल चीजें हैं उसको हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं। आपको तो ये बातें जनता तक पहुंचानी है, आपकी जिम्मेदारी है कि ये बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही कैसे जनता तक पहुंचे। फिलहाल हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, हम सीधे पहले राजीव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजीव जी आपके पास आते हैं और जो अब तक चर्चा में बातें सामने निकल के आई उसमें मोटी मोटी बातें जो लॉजिस्टिक हब, कार्गो, मोटे मोटे शब्द थे वो तो आप लोगों ने साफ कर दिए। अब जरा हमें ये समझाइए कि एयरपोर्ट बनना आमतौर पर माना जाता है भाई एयरपोर्ट का मतलब कि हाई क्लास के लिए काम होना, तो हाई क्लास के लिए अगर काम हो रहा है तो उससे ये कैसे कह सकते हैं कि गरीबों को फायदा होने जा रहा है या उससे रोजगार मिलने जा रहे हैं, ये कैसे कह सकते हैं? देखिए दिलशाद जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से भी प्रधान सेवक का काम संभाला है तब उनके काम की दिशा गरीब का कल्याण ही रही है। अब एयरपोर्ट बनेगा, आप सोचिए 3-4 साल तक ये काम होगा, उसमें गरीब ही आदमी जो मजदूर है तबका, जो दबा कुचला तबका है, वही तो काम करेगा। वही धीरे धीरे चाहे कार्गो में ही ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, चाहे किसी भी तरीके से, अल्टीमेटली काम उसी का होगा। और प्रधानमंत्री की सारी दृष्टि गरीब पर ही है। देखिए इसको आप इस रूप में लीजिए कि अपोजिशन जो है बीजेपी पर, खासतौर से मोदी पर यह आरोप लगाता है, मोदी जी पर, कि साहब वो कुछ बड़े औद्योगिक घरानों को मदद कर रहे हैं। यही चीज प्रधानमंत्री जी ने क्लियर की। उन्होंने नाम तो और चीज नहीं लिया, मगर ये लिया कि भाई गरीब के लिए ये सब चीज हो रही है, गरीब के कल्याण के लिए। आप सोचिए कि उनकी जो भी योजनाएं हैं, चाहे अभी इन्होंने मार्च तक के लिए बढ़ा दिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अपने यहाँ 15 करोड़ से लोग यूपी में अधिक लाभान्वित हो रहे हैं उससे। और भी तमाम योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, हर घर नल योजना है, घर घर पीएनजी सप्लाई की है, गैस सप्लाई की योजना है, सड़कों का जाल जिस तरीके से गांव तक में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सड़कें बन रही हैं। तो हर तरीके से ये मजदूर कल्याण के लिए जो है, गरीबों कल्याण के लिए है सरकार है। तो ये जो एयरपोर्ट बनेगा, ये अंततः उसमें उनकी दिशा यही है कि भाई गरीब इससे जो है
मजबूत होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा, क्योंकि उसे काम मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या काम की है। काम जो है मनरेगा हमारे पास है, मनरेगा का लोग फायदा उठा रहे हैं, उस पर आरोप भी कई तरीके के लगते रहे हैं, मगर ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि 3 साल 4 साल जब तक ये चीज नहीं बनेगी तब तक हर स्तर पर जो है काम लोगों को मिलेगा। और केवल मजदूरी ही नहीं, हर तरीके से काम, जैसे कार्गो की बात आई, जैसे अभी ब्रजेश जी ने बात बताई कि किस तरीके से लिंकअप करने की योजना है लॉजिस्टिक सिस्टम को पूरे, तो वो उसका फायदा जो है अल्टीमेटली गरीब को ही मिलेगा, क्योंकि जो उपज है किसान की उसका प्रॉपर दाम नहीं मिलता, ये आरोप लगते हैं। और जो चीजें प्रोडक्शन की होती है, जिनको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, उसमें भी बड़ी आफत होती है। तो ये सब चीजें जो है अल्टीमेटली गरीब के कल्याण के लिए ही है। इसीलिए उन्होंने जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यादा फोकस इसी पर किया कि ये गरीबों का इससे होगा। आपको याद होगा उस समय जब बोल रहे थे तो माधवराव सिंधिया जी ने भी ये बात कही थी कि भाई गरीब जो है, जो चप्पल पहनता वो भी जहाज में जाने की, ठीक भाई उड़ न सके मगर जहाज में जाने की नहीं। आप तो आज की बात कर रहे हैं, ज्योतिराज सिंधिया जी की बात कर रहे हैं या पहले की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी की बात, ज्योतिराज सिंधिया जी की बात आप कह रहे होंगे। ठीक है, आप ज्योतिराज सिंधिया से कहना चाहते हैं। पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गरीब इस देश में अब जो चप्पल पहनने वाला व्यक्ति है वो भी हवाई जहाज से उड़ान भर सकेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से यात्रा कर सके। और हरीश जी हमें ये भी, देश में जगह जगह एयर कनेक्टिविटी दी जा रही है, और उसके एयर फ्रेट जो है वो भी सस्ता होगा। ठीक है, अभी आपके पास आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट पैसे, हम चाह रहे हैं कि पहले उनसे ये बातें जानते हैं, क्योंकि वो दिन भर नजर उन्होंने रखी। आपको तो हरीश जी जवाब देना होता है, राजनीतिक लोगों को भी, लेकिन चूंकि ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं इनके पास जो नजर होती है वो सिर्फ इस बात की नजर रखते हैं क्या सही है और क्या गलत। ब्रजेश जी, हम सीधे आपके पास आ रहे हैं। क्या ये वाकई में जो बात चल रही है कि गरीबों को कल्याण होने जा रहा है, रोजगार मिलने जा रहे हैं, आपकी नजर में अगर हम इसको ये बात समझना चाहें जो बात अब तक सामने आई है कि गरीबों के कल्याण के लिए या रोजगार को बढ़ाने के लिए या जो हमारे जितने भी उत्पाद है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्पाद, तो उसको आपने समझाया, लेकिन क्या ये बता सकते हैं आप कि कितने सालों के अंदर हमें इसके फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे? देखिए, इसका जो लक्ष्य है वो 2024 तक निर्धारित किया गया है कि ये ऑपरेशनल हो जाए। चूंकि ये रसद आपूर्ति का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो रसद आपूर्ति का बड़ा व्यापक अर्थ है। इंडस्ट्री के लिए रसद चाहिए। अभी तक हम लोग ये इसको बहुत साधारण भाषा में आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि ये केवल गरीबों के लिए ही विशिष्ट योजना है। अच्छा। क्योंकि रसद आपूर्ति से औद्योगिक विकास को बहुत अधिक गति प्राप्त होती है। पहले ये रसद जो है कि अन्य एयरपोर्ट पर आता था, फिर वो जो है ट्रैफिक का जाम झेलते हुए कई दिनों में अपने स्थान पर पहुंचता था। उससे जो है उसकी कैरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। मैं समझता हूं कि अभी ये जो उत्तर प्रदेश में जो काम किया गया है, ये उत्तर प्रदेश को क्योंकि जब ये सरकार आई तो इसके पहले उत्तर प्रदेश 27 वर्षों तक जातिवादी राजनीति में फंसा रहा। उत्तर प्रदेश के पास विकल्प नहीं था और केवल जो है चुनावी गणित में, राजनीति में जातिवाद हावी रहा, जिसके कारण प्रदेश के विकास को बहुत ज्यादा चोट लगी। बड़े आश्चर्य की बात है कि छोटे छोटे राज्य जो 6 करोड़ जनसंख्या वाले थे, हम 24 करोड़ जनसंख्या वाले थे, हमसे कहीं अधिक विकसित हैं। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, आप अन्य राज्यों की देखिए, दिल्ली है, उधर हरियाणा है, उधर पंजाब है। तो भारत देश को या किसी भी देश को चलाने के लिए कृषि और उद्योग दोनों 2 कदम हैं, दोनों को बराबरी से चलना होता है। मैं समझता हूं कि जो रसद सामग्री की आपूर्ति के लिए ये विशिष्ट एयरपोर्ट बना, ये भारी मालवाहक यहां पर उतर सकेंगे, बड़े बड़े रनवे होंगे, और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो विदेशों से सीधे कच्चा माल खरीद करके सीधे उत्तर प्रदेश में उसको अंतरित कर सकेंगे और यहां से शीघ्रातिशीघ्र वो अपने स्थानों पर ले जा सकेंगे। इसमें मानव शक्ति का बहुत अधिक प्रयोग होगा और मशीनी शक्ति का भी बहुत अधिक प्रयोग होगा और प्रदेश की जो अधिकतम क्षमता है उसको प्राप्त करने में हमको मदद मिलेगी। ठीक है जी ब्रजेश जी, जो आपने बातें बताई अब तक चर्चा में निकल गई। राजकुमार जी, आपके पास हम आ रहे हैं और वो बात लेकर अब आपके सामने आ रहे हैं जहां पर हमारी वो बात अब आ जाने का मौका आ चुका है, क्योंकि सारी बातें विकास के सामने आ चुकी हैं। एक हमारे उत्तर प्रदेश की खासियत रही जिसे हम लोग दशकों से शायद या तो भूल गए हैं या खुद ही नहीं समझ पा रहे थे। कृषि और उद्योग की बात कही जाती है, हमारे पास कृषि है, हमारे पास उद्योग है। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण जी, शिव जी, गौतम बुद्ध, मतलब आप भगवान गौतम बुद्ध को ले लीजिए, कुशीनगर एयरपोर्ट की बात ले लीजिए, एक हमारे पास ऐसी विरासतें हैं जो पूरी दुनिया में बैठे लोग उत्तर प्रदेश की धरती की तरफ आशा भरी, श्रद्धा भरी निगाहों से देखते हैं, लेकिन हमारी कनेक्टिविटी वहां तक नहीं हो पा रही थी। क्या वजह रही जो सिर्फ 5 सालों के अंदर
सरकार ने उन सभी जगहों पर जहां पर सीधे कनेक्टिविटी उन श्रद्धा से आस्था से हो सकती थी, क्या उसको पाने में सफलता पाई है? और इस सफलता के बाद कितना बदलाव आप देख पाएंगे? बिल्कुल, आप बहुत सही कह रहे हैं और एक बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश इस देश में सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल या सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हम कहें तो वो उत्तर प्रदेश में, जैसे कि आपने कहा भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, इसके अलावा आप देखिए काशी विश्वनाथ, इसके अलावा आगे जाइए तो है बौद्ध धर्म स्थल इतना बड़ा, संकिसा है मैनपुरी के पास, तो हम सब जगह, ताजमहल है वो अलग एक पर्यटन स्थल है। तो धार्मिक और इसके अलावा पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवलर्स के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जो धार्मिक टूरिस्ट होते हैं या जो सामान्य पर्यटक होते हैं उनके लिए अभी ऐसी सुविधा नहीं थी कि वो इन जगहों पर जा सकें। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ दिलशाद जी, कुशीनगर एयरपोर्ट बना है। आप देखिए अभी करीब 1 महीने पहले ही वहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि चीन से, जापान से, कंबोडिया से, इन सब जगहों से बड़े धार्मिक टूरिस्ट आते हैं। और ये ना सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर धार्मिक स्थल पर वो दर्शन करने आते हैं, पूजन करने आते हैं, रेवेन्यू, आर्थिक रूप से बहुत बड़ा कारण बनेगा ये, क्योंकि जब भी इतने सारे लोग पूरी दुनिया से देखने आएंगे, अभी अयोध्या को आप देखिएगा, अयोध्या एक बहुत धार्मिक टूरिस्ट आ रहा है, जहां पर आप देखेंगे कि कितने सारे आर्थिक, वहां पर तमाम होटल, तमाम तरह और सुविधा, लोगों को रोजगार मिलेगा, विदेशी मुद्रा बहुत आएगी हमारे पास। तो ये बहुत जरूरी है, इस तरह के एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में होने से इसका बहुत फायदा होगा। अभी आप कह रहे हैं कि 5वां बन रहा है प्रदेश में जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। इसके अलावा हमने कुछ देखा, कानपुर को भी अपग्रेड किया गया करीब 2 साल पहले, कुंभ से पहले आप देखिए प्रयागराज के एयरपोर्ट को अपग्रेड किया गया, बनारस के एयरपोर्ट का अपग्रेड किया गया, बरेली से एयर कनेक्टिविटी शुरू हुई। तो पूरे प्रदेश को जब से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, एयरपोर्ट का लगातार हम देख रहे हैं विस्तार, और इसका एक बहुत बड़ा फायदा, आर्थिक रूप से फायदा प्रदेश को और यहाँ की जनता को मिलने जा रहा है। और खासतौर से जो धार्मिक पर्यटन है उस तो बहुत कैसे अनुकूल असर इस पर पड़ने जा रहा है। ठीक है हरीश जी, वहां पर आते हैं जहां पर सवाल जो आप जवाब दे रहे थे, जहां पर हमने आपको रोका था कि एक धार्मिक पर्यटन की बात आती है तो एक तरफ से राजनीतिक आरोप ये लगाए जाते हैं कि भाई आप अगर ये पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है धार्मिक पर्यटन है। लेकिन क्या हम ये माने कि धार्मिक पर्यटन के साथ साथ उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है? क्योंकि विदेश में बैठा हुआ रामलला का भक्त अयोध्या में तो आने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, काशी में पहले से ही था हमारा, कुशीनगर में गौतम बुद्ध भगवान को मानने वाले लोगों के लिए हमने इंतजाम कर दिया था। क्या अब मथुरा में जो श्री कृष्ण जी के दर्शन करना चाहते हैं, जब सीधे पश्चिम उत्तर प्रदेश में उतरेंगे तो उससे कितना पर्यटन को और कितना सांस्कृतिक रूप से कनेक्टिविटी दोनों जुड़ती हुई आपको नजर आ रही है? दिलशाद जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि निश्चित रूप से जो भारत की जो सांस्कृतिक जो समृद्धि है, सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है, ये जो एयर कनेक्टिविटी पूरी दुनिया से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर हुआ, अब जेवर बनने जा रहा है, काशी और लखनऊ पहले से है, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो पूरी दुनिया में बैठे लोग वो सीधे अयोध्या पहुंच सकेंगे, सीधे जेवर एयरपोर्ट उतरेंगे और 1 घंटे में 1.5 घंटे में मथुरा वृंदावन पहुंचेंगे। तो जहां आप जो टूरिज्म का जब पोटेंशियल बढ़ता है तो सरफेस ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, टैक्सी की जरूरत पड़ती है, होटल रेस्टोरेंट की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही जो लोकल उत्पाद होते हैं, जो यहाँ के जो उत्पादन है, शिल्पकारों के, जो हमारे आर्टिजन्स, उनके उन उत्पादों की भी बिक्री होती है। इसलिए जो आप रोजगार की बात कह रहे थे, तो रोजगार विभिन्न आयाम उसके हैं। कोई भी यात्री जब दुनिया के दूसरे देशों से आता है तो आपके सरफेस ट्रांसपोर्ट को यूज करेगा, तो उसमें जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। वो कहीं होटल में ठहरेगा, कहीं रेस्टोरेंट में भोजन करेगा, जहां जाएगा, मान लीजिए वो काशी जाता है तो काशी की वहां बनारसी साड़ियां खरीदता है, वो मुरादाबाद जाएगा तो पीतल के सामान खरीदेगा। इस तरह जब बहुत सारे जो जगह जगह के उत्पाद हैं उनको, मेरठ स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी, स्पोर्ट्स के सामानों के उत्पादन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इस तरह से रोजगार के जो बहुआयामी जो क्षेत्र हैं
वो अवसर वो ओपन होते हैं और लोग उससे जुड़ते हैं। और जो इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इसके संचालन में हजारों हजार लोग लगेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि जो रोजगार के अवसर हैं वो उसकी व्यापक रूप से वो बढ़ेंगे। और जो उद्योग हैं, उन उद्योगों का जो जब उनके उत्पाद की बिक्री पूरी वैश्विक स्तर पर होगी, और तो निश्चित रूप से औद्योगिक इकाइयों को भी उसका बड़ा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि वो जो उत्पाद है वो पूरी दुनिया में भारत का कौशल, भारत की जो औद्योगिक उसकी क्षमता है वो लोगों में जाएगी। तो उसका जो मार्केट होगा पूरी दुनिया में, तो उसका लाभ पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को और युवाओं को मिलेगा। जो टेक्नीशियन है, जो इंजीनियर्स हैं, इन सबको उसका लाभ मिलेगा। इन सबको उनका लाभ मिलेगा। और यही सवाल लेकर अगर हम आपके पास हैं राजीव जी, लेकिन चूंकि ये सारी बातें आ गई, बार बार वही बातें दोहराना ठीक नहीं, लेकिन चूंकि हमारा ये कार्यक्रम पूरा देश देख रहा होगा, खासकर उत्तर प्रदेश तो देख ही रहा है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो उनके प्रोडक्ट हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया कि जैसे फल हो गया या मछली हो गई या इस तरह के जो उत्पाद हो गए जो जल्दी खराब हो जाते हैं, क्या उन्हें अभी तक आपकी नजर में, आपका लंबा अनुभव रहा है, क्या आपकी नजर में ऐसे उत्पादों को एक्सपोर्ट करने में पहले परेशानी आती थी, और अब 2024 जब हम पहली उड़ान भरेंगे तो ऐसे उत्पाद एक्सपोर्ट होने में क्या ज्यादा फायदा होगा? दिलशाद जी, एक माध्यम हर आदमी तलाशता है। जैसे आप जो है जब घर से निकलते हैं तो आप ऐसा रास्ता चुनते हैं जिसमें जाम न मिले, कहीं ट्रैफिक की समस्या न हो। उसी तरीके से ये जेवर एयरपोर्ट ये साबित होने वाला है कि पहले जो स्थितियां थी वो अब बदल जाएंगी। जैसे अभी ब्रजेश जी ने कहा कि भाई कोई भी चीज यहाँ से उत्पादित होते तो आप सीधे भेज सकते हैं कहीं भी। जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा ये हब बन चुका है हमारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का, कंप्यूटर वगैरह की तमाम चीजें हैं जो कि हम लोग बाहर भेजते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तमाम चीजें पैदा होती हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन की जिनकी बड़ी समस्या है। भाई या तो ट्रक से आप ला दें या ट्रेन से ले जाएं, फिर उसके बाद मतलब टाइम लगता है उसमें, तो पब्लिक तक पहुंचने में देरी हो जाती है। इसलिए आप देखते हैं कभी कभी बात होती कोई महंगाई कोई चीज की बढ़ गई, कोई कम पड़ गई। क्यों हो गया? वो इसलिए कि समय पर चीजें पहुंच नहीं पाती हैं। और हम बहुत बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी राजनाथ जी यहाँ आए थे तो उन्होंने ये बताया था कि तमाम रक्षा उत्पादन जो हमारे हैं, रक्षा क्षेत्र में चीजें हैं, वो हम लोग बाहर भेज रहे हैं। केवल यही नहीं, तो जेवर एयरपोर्ट जो है वो एक बहुत बड़ा सिंबल बन जाएगा उसके लिए। और जब इंडिया में आने या जाने की बात पड़ेगी कोई ट्रांसपोर्टेशन की, तो सबसे पहले आदमी जेवर के लिए रास्ता तलाशेगा, क्योंकि वो सेफ रास्ता है। आप सीधे एक्सप्रेसवे से पहुंचे, जेवर में आपने पहुंचा दिया, वहां से कार्गो से उड़ान भरी, पहुंच गई चीजें। तो एक ये हर तरीके से मल्टीपर्पज भी है। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना का समय आया था, तो कोरोना के समय बहुत समस्या आई थी भाई, तमाम विदेशों ने भी हमको भेजा था सारी चीजें, मगर वो दिल्ली से ट्रांसपोर्ट होने में बहुत टाइम लगा। अब सीधे हम उन चीजों को सीधे कहेंगे कि भाई आप जेवर में उतारिए, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो जो है वो सारी चीजें उससे आसान रहेंगी बहुत अधिक। और जो भी उत्पादन है किसी भी तरीके, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे राशन का हो, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे खाद्य हो, कुछ है तो उसको ले जाने में बड़ी सहूलियत रहेगी हर तरीके से। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तो बहुत बड़ा गिफ्ट है ये। बहुत बड़ा गिफ्ट है उत्तर प्रदेश के लिए तो है ही, मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए तो बहुत बड़ा गिफ्ट। बस राजू जी यही बात को लेकर हम सीधे ब्रजेश जी आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, देखिए एक बात तो साफ है कि पूर्वांचल को हमने जोड़ दिया, अब जुड़ा ही हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं पिछड़ा रहा था इस मामले में, एयर कनेक्टिविटी मामले में, और कहा जाता था कि वहां से दिल्ली तो करीब है, जो चीजें जानी है दिल्ली से चली जाएंगी। आपको लगता है कि ये चीजें अब चूंकि दिल्ली का जो अपनी चीजें हैं वो अपने साथ में, लेकिन उत्तर प्रदेश अपने आप में सक्षम हो गया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीजें शुरू हो गई, तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए कितना बड़ा गिफ्ट साबित होगा? देखिए, कोई जो इस तरह के इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं वो शांति काल में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ाते हैं, तो प्रदेश के अंदर भी संचार बढ़ता है, तो पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो एक विभाजन जैसी मनोवैज्ञानिक स्थिति रहती है वो खत्म होगी।
विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, नेशनल क्रेडिट अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और मैं समझता हूं कि जो इतनी व्यापक गरीबी है देश के अंदर, लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। और इतना ही नहीं, हमारे प्रदेश के बाहर जब हम पूर्वांचल से उधर पूरब की ओर बढ़ते हैं तो अन्य राज्यों को भी, चूंकि ये जो हमारा हाईवेज होता है ये हमारे संविधान में कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है, तो ये अन्य राज्य भी इसका एक्सटेंशन लेते चले जाएंगे। उससे क्या होगा कि ओवरऑल जो नेशनल इकोनॉमिक हेल्थ है, वो पूरे राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है वो समग्र रूप से ठीक होती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। और इतना ही नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश भारत को कई प्रधानमंत्री दे चुका है, जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें से अधिसंख्य प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही रहे। माननीय मोदी जी भी उत्तर प्रदेश ही आए, उन्होंने वाराणसी को चुना अपना चुनाव क्षेत्र, और उनका ये प्रदेश, चूंकि यहाँ से वो संसदीय क्षेत्र से सांसद भी हैं, तो उनका ये प्रदेश जो है उल्लेखनीय प्रगति करे तो ये और भी अच्छी बात होती है। मैं समझता हूं कि जैसे इकोनॉमिक हब के रूप में गुजरात विकसित हो चुका था, भारत का सौभाग्य रहा कि मोदी जी केंद्र में आए और उन्होंने अपने अनुभवों को, अपने प्रशासनिक अनुभवों को प्रयोग करके देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयत्न किया। और उनका जो स्वप्न है कि देश $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने, वह पूरा हो। उनके उस स्वप्न में देश का एक आदर्श विकास दिखाई पड़ता है, देश का एक आदर्श विकास दिखाई पड़ता है। लेकिन राजकुमार जी, ब्रजेश जी ने एक बात बड़ी बताई कि नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से में केंद्र में आए तो उन्होंने पूरा परसेप्शन बदला। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ना होती, क्योंकि बार बार डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया जा रहा है, क्या इतना आसान था कि जेवर में हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला देखने को मिल जाती, या हमें जैसा आपने एक्सप्रेस वे का जिक्र किया वो बना मिल जाता, या आने वाले जो बताया जा रहा है कि 2024 में पहली उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा, तो क्या ये बिना दोनों सरकारों के तालमेल के संभव था आपके अनुभव के आधार पे? दिलशाद जी, बिल्कुल संभव नहीं था, क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 2014 में ही बन गए थे, लेकिन तब यहां एक दूसरे दल की सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, यहाँ की सरकार थी। और उस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें 2014 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश का वो विकास नहीं हुआ जो हो सकता था, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं केंद्र से आती थी, राज्य से तालमेल नहीं होने की वजह से वो वापस ही या उन पर कार्य शुरू नहीं होता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका जिक्र भी किया है कि डबल इंजन होने का कितना फायदा उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, जो कि पहले नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि दूसरी सरकारें होने की वजह से जो वो सोचते थे वो यहाँ पर लागू नहीं हो पाता था। तो ये जो जेवर एयरपोर्ट की जो सौगात मिली है उत्तर प्रदेश को, अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं होते, तो ये बिल्कुल समझ नहीं सकता था। इसलिए भी मैं आपको कुछ तकनीकी कारण भी बताऊं, क्योंकि जब एयरपोर्ट बनता है या हाईवे बनते हैं तो जो किनारे जो बनाने के लिए जमीनों का अधिग्रहण होता है वो तो राज्य सरकार करती है। तो अगर सामंजस्य नहीं है तो राज्य सरकार उतने अच्छे से अधिग्रहण नहीं कर सकती है। बहुत सारी योजनाओं को मंजूरी जरूरी होती है, केंद्र की योजनाओं को राज्य की मंजूरी जरूरी होती है, तो वो फाइलें लटकी रहती हैं। ब्यूरोक्रेसी में पता चला केंद्र से कोई प्रपोजल आया वो लटका हुआ, यहाँ का कोई प्रपोजल गया तो केंद्र में लटका। तो इस तरह से डबल इंजन की सरकार होने का एक बहुत बड़ा फायदा है जो हमें लगातार दिख रहा है। आप देखिए डिफेंस कॉरिडोर में दिखा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में दिखा है वो हमको। इसके अलावा अभी जो 9 मेडिकल कॉलेज जिनका प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले ही उद्घाटन किया, लोकार्पण किया, उनके रूप में, और जेवर एयरपोर्ट के रूप में ये दिख रहा है। तो ये सीधा सीधा फायदा जो कि कहा जा रहा है कि डबल इंजन सरकार होने का क्या मतलब होता है, उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे इसको दिखाई दे रहा है। और ये आने वाले दिनों में भी, ये भी सही है कि आने वाले दिनों में भी का फायदा दिखता रहेगा। और खासतौर से जेवर तो एक ऐसी चीज होने जा रहा है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो कायाकल्प ही बदल जाएगा, क्योंकि 2050 तक तो वहां एक लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उसके बाद ऑपरेशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, फिर तमाम तरह के उद्योग आएंगे। तो आप देखिएगा, हम सब लोग देखेंगे कि आज से कुछ वर्ष बाद जेवर के आसपास एनसीआर का एक्सटेंशन होता होता अलीगढ़ आगरा तक पहुंच जाएगा। तो ये डबल इंजन सरकार का फायदा है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और योगी जी भी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही बात है। राजकुमार जी, ये बात आप बार बार दोहरा रहे हैं और अच्छा लग रहा है सुन के, क्योंकि हम लोग तो यही सुनते चले आ रहे 2024 से पहली उड़ान, लेकिन आप जिस तरह बता रहे 2050 तक काम चलता रहेगा और काम होगा, वो एक वाकई में एक सुनने वाली समझने वाली बात है। हरीश जी, हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात अभी ये सामने से निकल के आएगी, डबल इंजन की सरकार के बारे में कहा गया कि डबल इंजन की सरकार है, तो इसमें किसानों का धन्यवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से अदा किया कि जिन किसानों ने अपनी जमीन दी उनका धन्यवाद अदा किया जाता है।
क्या हरीश जी आपको लगता है वाकई ये संभव था कि जो किसान हैं वहां के, उनकी जमीनें लेकर और उनको उचित मुआवजा देकर और उनसे बातचीत करके परियोजना को अपने रूप में जमीन पर उतारना, क्या यह संभव हो पाता अगर सरकार संवेदनशीलता से काम ना ले पाती? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात, इसकी चर्चा की, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है, और वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, कि उन्होंने किसानों के साथ एक सहज वार्तालाप करके और उनके जो जमीन है उसकी कीमत से भी अधिक उनको मुआवजा दे करके, और एक 3000 से भी अधिक किसान जो जिनकी जमीनें उस एयरपोर्ट के लिए ली गई, और उसके साथ साथ 1200 एकड़ लैंड और उसके अलावा आरक्षित की गई है जो ये जहाजों के मेंटेनेंस, ओवरहालिंग और उसके रिपेयर के लिए एक अलग, उसके लिए भी 1200 एकड़ लैंड आरक्षित की गई है। तो इन सब के लिए जो जमीन का अधिग्रहण हुआ, तो वो मूल रूप से वो किसान बहुत धन्यवाद के और साधुवाद के पात्र हैं, और सरकार ने अपनी तरफ से उनके रोजी रोटी के लिए, उनकी उस रोजी रोटी की सुरक्षा के लिए, उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए, जहां एक तरफ जो जमीनों से जो उनका कीमत है उससे ज्यादा का उनको मुआवजा, या उसके साथ ही उनके पुनर्वासन की व्यवस्था भी की। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि इस पर 5000 करोड़ के आसपास पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पे खर्च किया है। और आप अगर इस जेवर एयरपोर्ट को लेकर के, इसके विकास को लेकर के देखिए, तो जिस तरह से वहाँ मेडिकल डिवाइस हब बनने जा रहा, फिल्म सिटी की पहले माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा कर चुके हैं, और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनने जा रही है, तो ये सब चीजें जो भी वहाँ के किसान हैं, जो वहाँ के स्थानीय रहने वाले लोग हैं, उनको भी ये जो उद्योग स्थापित हो गए वहाँ, उसमें जहाँ रोजगार मिलेगा, बहुत सारी इंसिलरीज बनती हैं। जब बड़े उद्योग स्थापित होते हैं तो अपनी इंसिलरीज स्थापित करते हैं, और वो इंसिलरीज में जो स्थानीय लोग होते हैं वो उनको उन इंसिलरीज में बड़ा फायदा मिलता है उस तरह के उद्योगों के विकास के लेकर के, और उनकी भी आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। तो ये समृद्धि बढ़ती है। राजू जी, ये बात जो बताई गई कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसानों ने जो अपनी जमीनें दी हैं, जाहिर जी, दिल्ली मुंबई जो हाईवे है उससे बल्लभगढ़ से जोड़ा जा रहा है, ईस्टर्न पेरिफेरल से जोड़ा जा रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है, वैसे डीएमआरसी से बात करके इस पे हाई स्पीड जो मेट्रो से जोड़ा जा रहा है। तो बहुत सारी जो उसके साथ साथ जो योजनाएं हैं वो भी, ताकि केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश के अन्य भाग के लोग भी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपयोग कर सकें, और इसकी जो सार्थकता है वो पूरी तरह से साकार हो सके। इस दिशा में एक व्यापक और बहुआयामी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये साकार होने जा रही है, जिसपे आज से जिसका आधारशिला रखने के बाद तेजी के साथ काम भी होगा, और बहुत तेजी के साथ इस योजना को जिस तरह से स्वीकृति उत्तर प्रदेश की सरकार ने विभिन्न चरणों में उसको तेजी के साथ उसको आगे बढ़ाया, और सारी जो उसकी औपचारिकताएं हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी एनओसीज की जरूरत होती है, बहुत सारी उसकी औपचारिकताएं कानूनी होती हैं, उन सबको पूरा करके जिस तरह से प्रथम चरण के लिए 3300 एकड़ लैंड जियोरिच कंपनी को, जो उसकी सब्सिडियरी कंपनी है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया, ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक बड़ी विकास की। ठीक है हरीश जी, हम आपकी बात को लेकर आगे, हरीश जी हम आपकी बात को लेकर आगे जा रहे हैं, हम आपकी बात को लेकर चर्चा में ही आगे जा रहे हैं, लेकिन आपको अपनी बातें जनता तक लेके जानी है। तो हम आप राजू जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे ये सवाल जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया उसका कि राजनीति और अपराधियों का जो गठजोड़ होता था, उन्होंने बहुत ज्यादा जोर देकर इस बात को कहा कि हमने उस राजनीति और अपराधी गठजोड़ को खत्म किया है। क्या राजनीति और अपराधियों के गठजोड़ जो खत्म होने से, क्योंकि जमीनों पे कब्जा अपराधी करते थे, राजनीतिक संरक्षण मिल जाता था, क्या वो भी वजह रही जो जमीनें वहां आसानी से मिल सकी?
देखिए, विकास का आधार जो है वो कानून व्यवस्था है। अगर आप बेहतर कानून व्यवस्था देंगे और ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे कि विदेशी निवेश या किसी भी तरीके से देश में भी दूसरी जगहों पर जो बड़े उद्योगपति हैं निवेश करें, तो उनके लिए एक माहौल रहता है। अब यूपी में योगी सरकार ने, आप सोचिए कि जो माफिया हैं, गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं, उनके खिलाफ जो अभियान छेड़ा है उसका व्यापक असर हो रहा है। और जेवर में भी जो था, किसानों को भड़काने के लिए बहुत कोशिश की लोगों ने, मगर वो चीज नहीं हो पाई, क्योंकि वो जानते हैं कि विकास हमारा किसके साथ जुड़ा हुआ है। अभी आप सोचिए कि 1,500 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो है वो माफियाओं के कब्जे से वो छुड़ाई गई, तमाम चीजें कुर्क की गई, तमाम वो। तो एक एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजनीति और अपराधियों का गठजोड़, यहाँ यूपी में तो बहुत अधिक प्रभावी था। हर निर्णय जो है अपराधी के हिसाब से होता था। आज अपराधी जेल में है, वो घर जेल से वसूली का काम बंद है, अपहरण का काम बंद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गुंडागर्दी बंद है। जिसका जहां मन होता था वहां वो झंडा गाड़ के कह देता था ये जमीन हमारी है। ये नारा चलता था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। हाँ। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, आप सब लोगों ने अपनी बातें रखी, लेकिन दरअसल बात ये है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, अगर उत्तर प्रदेश को उसके साथ में कदम मिलाना है, आगे बढ़ना है, तो सिर्फ रफ्तार से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब उसकी उड़ान भरनी होगी। और उड़ान भरने के लिए हमें लगता है कि जो नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आज शिलान्यास हुआ है, ये उस उड़ान में और पंख लगाएगा। हमें उम्मीद है और इंतजार है 2024 की उस सुबह का, जब जेवर की धरती पर विदेश से आने वाले जहाज पर्यटक और श्रद्धालु लेकर पहली बार वहां की धरती पर उतरेंगे। फिलहाल आप सब मेहमानों को बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।